हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य उत्तराखंड साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिशत तीसरा देखेंगे। इससे पूर्व हम 2 प्रतिशत करा चुके हैं। पहला प्रतिशत हमने 100 नंबर प्लस किया था और दूसरा प्रतिशत भी हमने 60 प्लस क्वेश्चन उसमें थे। महत्वपूर्ण यह है कि ये जो प्रतिशत होगा इसमें उत्तराखंड साहित्य के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही जो नए सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो नए रचनाकार लगे हैं, चाहे वो काव्य के हो या नाटक साहित्य के हो या कथा साहित्य के हो, तो उनको भी इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए, तो बेहतर रूप से आपको मिश्रण मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में और आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी। और महत्वपूर्ण यह है कि 1000 प्रश्नों की यह सीरीज होगी। लगातार हर दूसरे तीसरे दिन यह प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, जिसमें 60 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर 1000 प्लस आप क्वेश्चन 1 से 1.5 महीने में करते हैं तो आपका रिवीजन बेहतर रूप से हो सकता है एग्जाम तक। तो निश्चित तौर पर आप पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपका आकलन मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट हो सकता है। 5 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 11 सितंबर और डी 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है किसका? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एक अच्छे राइटर हुए हरिदत्त भट्ट जी हुए थे। तो हरिदत्त भट्ट का नाम आप भूलना मत। इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर यह जो है उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। बाकी आपका थोड़ा भी आपने दिमाग लगाया होगा तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर, ठीक है। और 14 सितंबर की बात आई तो आपको मालूम है कि हिंदी दिवस आप नहीं भूल सकते, हिंदी के विद्यार्थी हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर देखो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि 5 सितंबर 11 सितंबर अर्थात शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कई बार चर्चा कर चुका हूँ और हो सकता है अब आपके दिमाग में भी यह क्वेश्चन बैठ चुका होगा, ठीक है। 10 जनवरी की बात आएगी तो विश्व शिक्षा दिवस की बात आएगी तो 10 जनवरी आएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात आएगी तो 10 जनवरी आएगा, ठीक है ना। अगर विश्व शिक्षा दिवस की बात आएगी तो 5 अक्टूबर आएगा, ठीक है। इस 5 से मत भूलना, ठीक है ना। 5 अक्टूबर कर देना और यह क्या होगा? विश्व शिक्षा दिवस होगा। और 10 जनवरी को क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस होगा। तो जैसे जैसे हम रिवीजन करेंगे, आप अगर कहीं आधार पर एक चैनल से और किसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन दूसरे से क्वेश्चन जोड़ने से कुछ बेहतर नॉलेज मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यो निसाब न्याय निर्णय रचना है, तो किसकी रचना है? ए मोहनलाल नेगी, बी देवकी महारा, सी जीवानंद श्रीयाल और डी चंद्रलाल वर्मा। तो जो न्यो निसाब है यह किसका है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो सकता है और कई बार इसको करा चुका हूँ पूर्व में भी। तो यह किसकी रचना होगी? तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होंगे, यह किसका होगा? मोहनलाल नेगी का होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? निसास, एक रचना है निसास। क्या रचना है? अरे ये क्या है? निसाब है, ठीक है ना। ये देवकी मेहरा का है, ठीक है ना। ये देवकी मेहरा का है और देवकी मेहरा की कविता है, ठीक है ना। यह कहानी है, ठीक है ना। यह कहानी है, पॉइंट याद कर लेना, यह कहानी है और कविता है, तो दोनों का आप देख लेना। तो इस प्रकार के मोहन नेगी के हैं और भी कहानी इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे जूनी पर छापो किले और बुरांसों की पीड़ा, ये दोनों भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य से लिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सलेश मटियानी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है ना। सलेश मटियानी आंचलिक को कथा शिल्पी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम रमेश सिंह मटियानी है। और सी मुठभेड़ फणीसरनाथ रेणु पुरस्कार प्राप्त हुआ और डी कबूतर खाने पर प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें से कौन सा जो है आपको गलत लगता है सलेश मटियानी के संबंध में? ठीक है ना। तो आपने आकलन कर दिया होगा। निश्चित तौर पर थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो सकता है और स्मृति को जगाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनने ही चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो आपको जानते हो कि कथा शिल्पी भी कहा जाता है और रमेश सिंह मटियानी इनका नाम है। फणीसर
नाथ रेणु उनको पुरस्कार जरूर मिला है मुठभेड़ पर, लेकिन कबूतर खाने के लिए प्रेमचंद पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है ना। कबूतर खाने के लिए प्रेमचंद पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि महाभोज एक रचना है, ठीक है ना। महाभोज इनकी एक रचना है, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार मिला था। और दूसरा, महाभोज एक रचना मन्नू भंडारी की भी है, उपन्यास है। इस पॉइंट को भी याद कर लेना, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम गढ़ और गांव की हरियाली नाटक है, किसका है। ए महावीर प्रसाद गैरोला, बी अबोध बंधु बहुगुणा, और सी मोहनलाल नेगी, और डी सुभाष पंत। तो अंतिमगढ़ और गांव की हरियाली काफ़ी प्रसिद्ध है, किसका हो सकता है। तो आपने आकलन कर दिया होगा, क्या कन्फ्यूजन नहीं होंगे, अबोध बंधु बहुगुणा की है, ठीक है ना। आपके तर्क शक्ति पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ पर आपको सोचना होगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए गीता का अनुवाद उमा दत्त नैथानी ने किया, बी गढ़वाली कवितावली की रचना तोता कृष्ण गैरोला ने किया, रामायण का अनुवाद देवेंद्र प्रसाद चमोली ने किया, और प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय भवानी प्रसाद थपलियाल। तो इसमें से कौन सा सही नहीं लगता आपको, सुमेलित सही नहीं है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ होगा, परंतु निश्चित तौर पर अगर हार्ड क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर ये आगे के लिए भी आपके लिए औषधि का कार्य करेगा, आप इसको अगर ढंग से देखती हो तो। पांचवा का आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ज़्यादा लगाने की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे दिमाग अगर सही से नहीं चलता तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है। इसका बी है, तोता कृष्ण गैरोला का नहीं भाई, ये किसका है, तारादत्त गैरोला का है, ठीक है ना। बाकी कोई हार्ड नहीं है, बस ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि रामायण का अनुवाद देवेंद्र प्रसाद ने किया था और गीता का किया था उमादत्त नैथानी। देखो इसमें दो राइटर और थे उमानंद नैथानी के साथ, ये पॉइंट आप नोट रखिए। और पहला नाटक जय विजय को माना जाता है। महाकाव्य के बिना और नाटक जारी है किस विधा की रचना है। ए नाटक, बी कहानी संग्रह, सी काव्य संग्रह, और डी उपन्यास। तो काफी प्रसिद्ध है, महाकाव्य के बिना और नाटक जारी है, ठीक है। तो यह किसका हो सकता है, तो यह रचना किस विधा की है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, यह काव्य है, ठीक है ना। लीलाधर जोगड़ी की है, ठीक है ना। और काफ़ी बार लीलाधर जोगड़ी को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार एलटी लेक्चर में दोनों से पूछा गया था। एक में जो है उनका पूछा गया था, पिछली बार लेक्चरर में उनका पुरस्कार से पूछा गया था, व्यास सम्मान से। और व्यास लीलाधर जोगड़ी व्यास और साहित्य पुरस्कार दोनों ही नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो कुछ रचनात्मक आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा, जब तक आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका मिश्रण नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक बेहतर ज्ञान असंभव है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम कुमाऊनी बोली नहीं है, तो पश्चिम कुमाऊनी की कौन सी बोली नहीं होगी। खस परजिया, दानपुरिया, गंगुली, कुमैया, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, देखो दोनों का मिश्रण किया गया, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है दोनों लगे हैं। एक रचनाकार से भी एक से दो क्वेश्चन बन सकता है, तो साहिल से भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि हम रचनाकार ही देखेंगे, क्योंकि दो पॉइंट आपके लगे हैं, ठीक है। तो आपको कई बार मैं कह चुका हूँ और आप खुद ही समझदार हैं, आप इस मिशन पर भी कार्य कर रहे होंगे। एलटी मिशन 2024 के अंतर्गत आप इस तथ्यों को भी देख रहे होंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होगा, इसका सीधा आंसर है डी, कुमैया नहीं होगा, ठीक है ना। कुमैया ये क्वेश्चन यह पूर्व में आता है, ठीक है ना। वैसे तो त्रिलोचन ने 4 भागों में बांटा था, अगर निश्चित तौर पर हम देखें, अगर सही से देखें तो 2 ही भाग हैं, यानी 2 भागों में कुमाऊनी बोली को बांटा जा सकता है, जैसे कि आपने साहित्य पढ़ा होगा, जनपदी साहित्य। पॉइंट याद कर लेना, कई बार कन्फ्यूजन ऐसे भी बन सकता है, और आप वहाँ ढूंढोगे कि 4 ही हैं, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा। पूर्वी और पश्चिम 2 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है ना, पश्चिम और पूर्वी को, ठीक है। अब देखो जो खस परजिया है, दानपुरिया है, गंगुली है, और इसके साथ और पछाई है, ठीक है ना। पछाई है, रच भैंसी है, और चौखरिया है, ठीक है ना। इन ये 6 बोलियां जो है पश्चिम हिंदी की है, जबकि 4 बोलियां किसकी है, 4 बोलियां जो है हमारी कुमाऊनी की पूर्व बोलियां में आती है। जैसे पूर्व में कौन सी आती है, कुमैया आती है, और सोरियाली आती है, सिराली। सोरियाली सिराली को बोलेंगे नहीं, आपको याद हो सकता है अस्कोटी है और कुमैया है, ठीक है ना।
और जैसे चौखरिया, खस परजिया, दानपुरिया एक शब्द मिलते जुलते हैं, तो ये जो है आपके पश्चिम में आएंगे, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। बाकी इसकी अतिरिक्त बोलियाँ कुमाऊनी की, जैसे ऐसा नहीं कि कुमाऊनी में और बोलियाँ नहीं बोली जाती होगी, कुमाऊनी तो है ही, राजी भी है, भोटिया भी है, बुक्सा भी है, थारू, ये जनजाति हैं, तो ये बोलियाँ भी बोली जाती है। जैसे गढ़वाल में है, तो गढ़वाल में कुमाऊनी, गढ़वाली तो है ही, और हरिद्वार इस क्षेत्र में क्या कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। लेकिन आप जाओगे कि दूसरे छोर आप देखोगे कि जौनसारी बोली को भी उतना ही महत्व है, जौनसारी बोली का भी, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना देवकी महारा की नहीं है? ए मैती मुलुक, बी मेरी लाटी पाटी, सी सौरासा करिए, और डी जंगल कहाँ गया, ठीक है ना। और परसों में बेहतर रूप से इसमें समझा चुका हूँ आपको, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, तो चारों की चारों रचना जो आपके पाठ्यक्रम में लगी होगी वह आपको मालूम हो चुकी होगी, ठीक है ना। और गंभीरता से आपने उसको पढ़ भी लिया होगा, तो इसका ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ, क्योंकि आज ये चौथा से पाँचवा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें गढ़वाली साहित्य की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी एक महामैराथन मैंने 40 क्वेश्चन की थी, उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट मैंने पूर्व में कराए थे, और फिर जो है हिंदी में भी इसका मिश्रण कर रहा हूँ। तो आप कन्फ्यूजन होंगे, इसका आंसर होगा बी, यानी मेरी लाटी पाटी किसकी है, किसका है, शेरदा का है। और शेरदा का देवकी मैरा की मिलती जुलती है, जो कि जो है महिलाओं पर आधारित इनकी रचना है, इस पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा देवकी महारा के बारे में हमने चर्चा की थी, और मात्र एक कवित्री ऐसी है कि जो हिंदी साहित्य में एक महिला है जिनकी कभी तुम्हें पढ़ने को मिलती है कविताएं, तो इनको तो आपको देखना होगा, और इसीलिए इनको जो क्या कहा जाता है, कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है, और महादेवी भी कहा जाता है कुमाऊँ का। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कूपन शब्द है, तो कूपन शब्द कौन सा होगा 55 का? तो कूपन शब्द कौन सा? फ्रेंच शब्द होगा, ठीक है ना। देखो आपको व्याकरण को भी लेकर चलना होगा, क्योंकि व्याकरण भी 16+ नंबर का आएगा ही आएगा, आप इसको भी सिंपल में नहीं ले सकते हो, और काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें भी होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? ए तद्भव सब तत्सम के विकृत रूप हैं, बी रूढ़ शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, सी योग रूढ़ शब्द अभिकारी होते हैं, और डी दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यह तत्सम तद्भव के आधार पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा 56 का? तो इसका सी होगा, जो देखो आप विकारी शब्द नहीं होगा योग रूढ़, ठीक है ना। देखो एक रिवीजन की तौर पर आपका बेहतर हो सकता है, हर दूसरे दिन अगर आपको 60 या 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो। को घट या वृष भानुजा वे हालदार के वीर में कौन सा अलंकार होगा? ए उत्प्रेक्षाय, बी यमक, सी सलेश, और डी अनुप्रास। तो यह आपके दिमाग में छप चुका होगा, तो इसका आंसर है सलेश अलंकार है, ठीक है ना। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का वचन नहीं बदलता? तो किस शब्द का वचन नहीं बदलता? तो ये सभी हैं, जैसे ऊँट हैं, अक्षत हैं, प्राण हैं, तो इनका वचन नहीं बदलता है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलंकारी से है, मैं सकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप को कहूँ भोगूं। तो यह मैं कौन से वक्रोक्ति तो है ही, लेकिन कौन से वक्रोक्ति होगी? श्लिष्ट होगी, ध्वनि होगी, काकू होगी, या इसमें से कोई नहीं? तो 59 का सही आंसर क्या होगा? काकू होगा, इसमें ही काकू वक्रोक्ति होगा। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनयोक्ति, ये आपके उसमें अतिशोक्ति, ये 5 लगे हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपके पाठ्यक्रम पर, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन किसकी रचना है आप जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और किसकी हो सकती है? तो यह होगी सुमित्रानंद पंत की होगी, और यह क्वेश्चन लेक्चरर में बना था जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना था, और इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया, अंतस्थ और बाह्य चेतन बनाया गया, अगर आप इसके अंदर पढ़ा होगा आपने। आगे है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं। तो यह शब्द यह कथन है, तो किसका है यह कथन? श्री कृष्ण का है, बाबानंद का है, राधा का है, या उद्धव का है? तो यह किसका होगा? तो इसका सही आंसर होगा उद्धव का होगा यार, ठीक है ना, डी इसका आंसर सही होगा। .
62 नंबर का, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। काफ़ी प्रसिद्ध वाक्य, आपने देखा होगा एग्जाम में इसको कोई इस कथन को, और काफ़ी हो सकता है किस कहानी का है, वाक्यांश किस कहानी का है। ए नमक का दारोगा, बी पर्दा, सी सती और डी बहादुर। तो यह किसका है और काफ़ी प्रसिद्ध है, यह पर्दा का है। ठीक है ना, ठीक है ना। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। अगला है 63 का, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। तो आप जानते हैं कि नायक नायिका कौन हो सकती हैं। मुख्य भूमिका की बात यहाँ पर कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 63 का क्या होगा, डी यानी होरी और धनिया। देखो गोबर और झुनिया होरी का ही पुत्र है, गोबर भी वो भी उसी में है, मालती और मेहता मालती भी हैं। ठीक है ना, माता इसी में है, लेकिन मुख्य भूमिका होरी और धनिया की है। 64 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किसको माना जाता है इसमें, किसका, ठीक है 1914 प्रिय प्रवास। आगे 65 नंबर का प्रश्न है, घाव पर नमक घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका आंकलन आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। 66 नंबर का प्रश्न है, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं। तो उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे। 66 का है बी यानी कृतज्ञ है, और ना मानने वाले को कृतज्ञ है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। 67 नंबर का प्रश्न, आसन और आसन में अर्थभेद कौन सा है। ठीक है ना, तो इसमें अर्थभेद क्या हो सकता है। तो इसका आंसर सही क्या हो सकता है, तो इसका आंसर सी होगा, बैठने की वस्तु और निकट। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध होगा, कन्या पराय धन होती है, बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, विष्णु के अनेकों नाम है, वह पढ़ता पढ़ता सो गया। तो 69 का क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा। देखो यहाँ अस्त्र होगा, शस्त्र नहीं होगा, या अनेकों अनेक होता है। ठीक है ना, अनेकों नहीं होता है, तो इसका ए होगा। निम्न में से द्वंद्व समाज है, 70 नंबर का है, तो द्वंद्व समास किसमें होगा, 70 नंबर का। तो इसका आंसर होगा पाप पुष्य। अगला है सज्जन में कौन सा समास होगा। तो सज्जन में कौन सा समास होगा, 71 नंबर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी यानी कर्मधारी। 72 नंबर का है, निम्न में से प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का प्रतिधन एक। ठीक है ना, प्रतिधन एक यानी ए का ए होगा। ठीक है। 73 नंबर का, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध होगा 73 का। तो 73 का सही आंसर क्या होगा, यानी डी गांधी। इसमें ये ऐसा लगेगा। ठीक है ना, औपचारिक भी है, दैहिक ठीक है, उज्जवल भी ठीक है। 75 नंबर का है, भानुदय में कौन सी संधि होगी। तो भानुदय में कौन सी संधि होगी आप जानते हैं, जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा अगर आती है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है। इस पॉइंट को भी आप देखेंगे, तो आप व्याकरण को भी ध्यान। तो 74 नंबर का क्या होगा, इसका आंसर होगा बी यानी दीर्घ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में कौन सा समाज होगा, तो ये सीधा ही आंसर इसका सी होगा, यही बहुव्रीहि समाज होगा। ठीक है। आगे 74 नंबर का प्रश्न है, सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, इस वाक्य की उक्ति कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं। तो इसमें किस प्रकार की पद्धति के दर्शन होंगे, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी निर्णयात्मक आलोचना होगा। ठीक है, नया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बहुत से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। रस की चर्चा करने वाला सर्वप्रथम आचार्य हैं। तो आप जानते हैं कि रस की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। अगला है रस वाक्य रसात्मक काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं। तो काव्य इस वाक्य की परिभाषा किसने दी थी, 78 की
तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ यानी सी होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिएगा। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो सकता है? आशीर्वाद, आक्रमण, उपरुक्त, सन्निकट। तो इसका उपयुक्त होगा, उपरुक्त नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा किस युग की है? तो राम की शक्ति पूजा आप जानते हैं कि छायावाद की है, ठीक है ना, निराला की। आगे साहित्य से क्वेश्चन है, सूची ए से सूची बी टू को सुमेलित करते हुए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। वीर गाथा काल, तो एक सूची ए का मिलान सूची बी से करना है। तो वीर गाथा काल क्या होगा? सर्वप्रथम अगर वीर गाथा काल आता है यानी आदिकाल आता है, तो आदिकाल का क्या होगा? विक्रम संवत 1050 से 1375 होगा, ठीक है, डी होगा। और रीतिकाल का समय कब से कब होगा? तो रीतिकाल का समय होगा 17 से 19 होगा, ठीक है ना। भक्ति काल का आप जानते हैं कि 1375 से 1700 तो होगा, और आधुनिक काल 1900 के बाद का होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक का अगर 4 है आपको मालूम है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नागमती का वियोग वर्णन पद्धति है, तो किस पद्धति के आधार पर है? षष्ठ ऋतु वर्णन है, 12 मासा है, ऋतु वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है। तो 12 मासा का वर्णन किया गया है, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, चर्चित है, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है। तो भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को क्या कहा जाता है? संदेश, दूत, उपालंब या बिरहा। तो इसका सही आंसर होगा उपालंब काव्य के लिए ही जाना जाता है। और भ्रमर गीत की और भी विशेषता काफ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो रामचरित का जितना महत्व है उतना ही भ्रमर गीत का भी महत्व है। सूर सागर के 10वें स्कंद, सूर सागर के 10वें स्कंद में है, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रख लेना। और अध्याय होगा 47। जो श्लोक होंगे इसमें वो 12 से और 21 होंगे, इस पॉइंट को याद कर लेना। पिछले बार आया था, लेकिन जो है इसको आयोग ने जो है इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया था, जिस पर सभी को एक कॉमन अंक मिला था। लेकिन निश्चित तौर पर भ्रमर गीत का उतना ही महत्व है जितना रामचरितमानस का है, तुलसीदास का। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। पहला 10 जो है इसमें ये 10वें स्कंद में है, ठीक है ना, 10वें स्कंद में है। अध्याय की बात आई तो 47 है, श्लोक की बात आएगी तो 12 से 21 इसमें है, ठीक है। और जानते ही हैं कि भ्रमर गीत जो क्या था, सगुण भक्ति की महिमा को निर्गुण भक्ति, ये यूजीसी नेट में भी लगा होगा, गंभीरता से आशाई तो आपने वहाँ से पढ़ा होगा। और भ्रमर गीत का प्रतीक अगर आ जाता है तो उद्धव आएगा। अगर आ जाएगा कि भ्रमर गीत को श्रृंगार रस का काव्य कहा जाता है, उपालंब काव्य कहा जाता है ना। गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोरणीय है इसमें, ठीक है। और भ्रमर गीत में अनुयुक्ति वक्रोक्ति प्रधानता मिलती है हमें। अगर यहाँ पर भ्रमर गीत के अलंकार की बात आए तो सदृश्य मूलक आएगी, तो सदृश्य मूलक में भी वक्रोक्ति आ जाती है, अनुयुक्ति भी आ जाती है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, कनक शब्द निम्नलिखित अर्थों में से एक शब्द एक सही नहीं है। तो कौन सा अर्थ एक शब्द सही नहीं होगा इसमें? तो आपको पता है कि सोना, धतूरा, आटा या कन्या नहीं होगा, डी होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिएगा। तो कौन सा शब्द नहीं होगा? तो नियर होगा, जो ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं होगा। 86 नंबर का है, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और आपको पता है कि रीतिकाल का संबंधित या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तीनों पर इन्होंने कार्य किया था बहुत बेहतर रूप से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कई बार बन चुका है ये उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में, तो पद्माकर होंगे, ठीक है ना। कई बार हमें होता है कि भूषण होंगे, तो भूषण ने वीर काव्य का ही किया। लेकिन पद्माकर की आप जानोगे कि जैसे होली फाग पर भी उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी, तो श्रृंगार सा था, भक्ति तो इन्होंने की ही, वीर रस से भी परिपूर्ण इनकी रचनाएं थी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्मरण जरूर करेंगे।
मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। तो यह पंक्तियाँ किस कवि की है? ठीक है, तो किस कवि की यह पंक्तियाँ होगी 87 की? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी सूरदास की। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो प्रगतिशील की स्थापना किस सन में हुई? ठीक है, 89 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा 89 का? तो 36 में होगा। ठीक है ना। अगला 90 नंबर का प्रश्न है, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। तो जीवनी परक उपन्यास आप जानते हो कि कौन सा है? तो यह होगा खंजन नयन होगा। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि मन्नू भंडारी की कौन सी कृति जो है राजनीतिक पर आधारित है? 91 का क्या होगा? देखो, ये पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ और बहुत बार पूछा जाता है, महाभोज होगा। ठीक है ना। और महाभोज अभी हमने देखा था कि किन की रचना भी है, मटियानी की भी रचना है। अब हम चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आप जानते ही हैं किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला है, प्रीत कर देहु गरे छुरी पंक्ति किसकी है? प्रीत कर दीनहि गरे छुरी पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी होगी? डायरेक्ट आप आंसर करेंगे तो इसका आंसर सूरदासी होगा, बी 93 का। ठीक है ना। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे 94 का? तो आप जानते हैं कि कौन होगा इसमें? तो हित हरिवंश होंगे। ठीक है ना। और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जन्म काल के आधार पर निम्न कवियों का काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आरोही क्रम में कह रहा है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 95 का सही आंसर होगा बी। आप जानते कि कबीर का जन्म पहले हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कई बार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन का आधार देख लेते हैं। देखो, आप जानते हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कबीरदास का जन्म जो है 1398 में हुआ था। दिक्कत कहाँ पर आती है? हमें सूरदास और तुलसीदास के जो स्थान हैं उनको अलग अलग मानते हैं, जन्म को नहीं। लेकिन सबसे दिक्कत आती है जायसी की। जायसी, अब देखो, सूरदास का जन्म कब मानते हैं हम? 1478 78 में मानते हैं। ठीक है ना। और वहीं बात करें तो जायसी का जन्म कब मानते हैं? 1392 में। ठीक है। और आप बड़ा कन्फ्यूजन है। अब पहली रचना हम, जैसे जायसी की रचना जो जायसी पद्मावत, उसको कब मानते हैं? 1420 में। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कई बार आ चुका है कि 1420 में है, कहीं देख लेना। और निश्चित तौर पर अगर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया तो आप निश्चित तौर पर इसको टटोलोगे, इस निष्कर्ष पर पहुँचोगे कि वास्तव में मैंने गलत कहा था या सही कहा था। अब एनसीईआरटी 1492 भी मानता है, इस पॉइंट को याद कर लेना। जबकि इनकी रचना का आधार आप देखते हैं 1420 में, यानी जन्म रचना पहले हुई थी जायसी की, और जो है जन्म बाद में हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रख लेना। लेकिन परंतु कुछ लोग इनका जन्म जो है कब मानते हैं? 1477 पे भी मानते हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट को याद कर लेना। इस आधार पर 78 किसका होगा? तो इसलिए इनको सूर से पहले माना जाता है। ठीक है। और बाकी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सूर और तुलसी का जन्म में आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1398 में है। और जैसे कि जन्म की बात आएगी तो मित्रों आप लोग 1400 जो है 92 भी देखेंगे एनसीईआरटी के तहत। ठीक है। कहीं पर 1477 में मिलता है, वो अलग बात है। अगर हम सूर की बात करें तो सूरदास को आप जानते 78 इनका है ही। और तुलसी की बात करें तो 1532, और ये 32 को उल्टा कर दो इस, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 में हुई थी। तो कुछ इस प्रकार से भी आप अपना आकलन कर सकते हैं। देखो, इनका जन्म काल और ये चारों लगे भी हैं। दूसरा, इनकी रचनाएं, भ्रमर गीत, तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास रामचरितमानस, इनका कबीर का, इनकी रचनाएं को आपको भी देख लेना है। जैसे बीजक देख लेना कब की थी। 96 नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से अवधी भाषा महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं। तो अवधी भाषा में ये क्वेश्चन बना था कि जायसी की जो है, जो काव्य रचनाओं का आधार था, वो कौन से छंद में लिखा करते थे? दोहा और किसमें लिखा करते थे? चौपाई दोहा में, ठीक है। तो इसमें जायसी होगा, ठीक है ना। अवधि, अब देखो बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, और जो है अवधि भाषा किसकी है? तुलसीदास जी की भी है। मात्र यही है इनकी ठेठ अवधि है, ठीक है, और इनकी संस्कृत निष्ठ अवधि है, ठीक है ना। किसकी? जैसे संस्कृति भाषा का आरूप जो है अवधि हमें रामचरितमानस में मिलता है, परंतु ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचना की, जैसे विनय पत्रिका आदि। किसने? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न तुलसीदास जी से ही है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? ठीक है ना। तो रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो आप जानते हैं कि कितने खंड हैं? 7 खंड हैं, ठीक है ना। इनका क्रम कई बार पूछा जाता है, जैसे कि लेक्चरर में भी पूछा गया था। कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो रुक्मणी मंगल का कोई नहीं है, जानकी, ओ सॉरी, जो रचना नहीं है, पार्वती मंगल है, दोहा ओली है, जानकी, और रुक्मणी मंगल नहीं होगा इसका। 98 का सी, ठीक है ना। 99 का तुलसीदास रचित महाकाव्य है। तो आप जानते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस है। कब की है? तो कब का होगा यह? तो यह होगा 1631 संवत होगा, और अगर सन की बात आएगी तो 1574 होगा, ठीक है। आगे प्रेम सागर है। तो प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल का है। 252 वैष्णव की यात्रा 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो किसका होगा? गोकुलनाथ का होगा। भारतेंद्र युग का समय है, तो भारतेंद्र युग का आपको जानते हैं, इसका आंसर सी होगा, 1857 से 1900 तक। आगे महत्वपूर्ण है, शमशेर बहादुर किस सप्तक के कवि थी? तो सप्तक हमेशा पूछा ही जाता है, तो आप जानते हैं कि दूसरा सप्तक की थी। डॉक्टर, निम्न में से डॉक्टर जगदीश गुप्त की कृति कौन सी नहीं है? तो इनकी कृति कौन सी नहीं होगी? तो मैं उस जनपद का, 4 का क्या होगा? डी होगा, ठीक है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ठीक है। इस शमशेर बहादुर का नहीं होगा। अगला है, इन महाकाव्यों में रचनाओं का आरोही क्रम में लिखिएगा। तो आरोही क्रम में आपने इन रचनाओं को देखना है कि कौन सी रचनाओं का क्रम सही होगा, आरोही क्रम में होगा। तो इसका सही आंसर आपने देखना है कि कौन सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको आपका भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसका सही होगा रामचरित। अभी मैंने चर्चा की थी ना कि इसका रामचरितमानस कब का था? 1574। पहला इसका सी आएगा, ठीक है ना। 1574 यानी संवत में आएगा तो 1631 आएगा। अगर ये रामचंद्र की बात की तो 1601 में आएगा। प्रियप्रवास आप जानते हैं, पहला महाकाव्य 1914 की रचना है, और कामनी 1935 की रचना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग होंगे? तो आप इसमें भी मैंने चर्चा की थी आपसे, और पृथ्वीराज आपके सिलेबस में लगा है, इस पॉइंट को याद करेंगे। 69 इसमें सर्ग हैं, और एक छंद आ जाता है इसमें, तो 68 होंगे। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, महिला आंचल के लेखक हैं तो कौन है? रेणु होंगे 7 के। और रस सिद्धांत कीर्ति है, तो रस सिद्धांत किसकी है? रस सिद्धांत 2 लोगों की है, लेकिन एक ही नाम इसमें दिया गया है, तो उसमें भी आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो रस सिद्धांत किसकी है? 8 का क्या होगा? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? बी, यानी डॉक्टर नगेंद्र का।
तो आज इस प्रकार लगभग 60+ क्वेश्चन हमने किए थे। पिछली बार भी 60 क्वेश्चन किए थे और पहले वो प्रश्न पत्र आप देख लेना, उसमें हमने 100 किए थे, तो लगभग 200 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। तो लगातार हम ये सीरीज चलेगी 100 नंबर की। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, उसमें PDF में डालता हूँ, तो आप PDF में भी अपना आकलन, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको अच्छा लगे तो इस जो है आप लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तो भी इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट कीजिए।